हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि मैं अच्छा हूं, आई होप आप भी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू थिंक फास्ट एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 9th के इतिहास की दुनिया पढ़ने वाले यानी हिस्ट्री का बुक पढ़ने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसका विषय सूची यानी सब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका सिलेबस हिस्ट्री का। इसमें है भौगोलिक खोज है, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति है, उसके बाद विश्व युद्धों का इतिहास है, उसके बाद 5वां चैप्टर है नाजीवाद, 6ठा चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, 7वां चैप्टर है शांति के प्रयास और 8वां चैप्टर है कृषि और खेतीहर समाज। बच्चों, मात्र आपको वीडियो देखने से ही पूरा बुक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भौगोलिक खोजें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई 1 भौगोलिक खोजें। ठीक है, तो हम बारीकी से सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। देखिए, भौगोलिक खोजें विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में से समुद्र यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। देखिए, वर्ल्ड में जितना भी घटना घटा, जितना भी इवेंट हुआ, उसमें से एक इवेंट ये भी महत्वपूर्ण रखता है, समुद्री यात्राएं। ठीक है, आधुनिक युग की आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा उनमें यह खोज भी शामिल थी। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण में आरंभ की गई थी। देखिए, कह रहा है ना कि अगर मॉडर्न युग में आते हैं, मॉडर्न पीरियड में आते हैं ना, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो लोग एक देश से दूसरे देश या फिर कह सकते हैं समुद्र के रास्ते से किसी दूसरे देश के बारे में जान ही नहीं पाते। आगे कह रहे हैं इसी के जरिए क्या हुआ, व्यापारिक परिवर्तन हुआ। मतलब जो व्यापार क्षेत्र लेवल पर था या देश लेवल पे था, वो क्या हुआ, वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस होने लगा, व्यापार होने लगा। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। देखिए, कह रहा है ना कि जितना भी नया नया व्यापार हो रहा था, सबसे आगे कौन था, यूरोपीय देश था। ठीक है, और इसी कारण से क्या कहा गया, मतलब यूरोप का वर्चस्व पूरा विश्व में क्या हो गया, स्थापित हो गया। आगे कह रहा है यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का आरंभ करने वाले देश स्पेन और पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। कहने का मतलब है ना कि स्टार्टिंग कौन किया था नया नया दुनिया का खोज करने के लिए, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। ठीक है, मतलब ये दोनों का कंपटीशन था कि कौन कितना देश को खोज करता है। लेकिन इस कंपटीशन में ये दोनों धीरे धीरे पिछड़ते गए, पीछे होते चले गए, क्योंकि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तथा जर्मनी ये सब सारे देश क्या हुआ, इन देशों से ज़्यादा खोज किया और अपना अपना उपनिवेश स्थापित किए। आगे हम देखते हैं। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्य में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्राय इन्हीं मार्गों से व्यापार किया जाता था। परंतु विश्व की कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के अन्य हिस्से आदि। देखिए, कह रहा है ना कि हम लोग जानते हैं प्रारंभिक सभ्यताओं में से क्या, मतलब स्टार्टिंग से ही व्यापार का, वाणिज्य का बहुत बड़ा संपर्क है, कनेक्शन है, लेकिन मतलब बहुत सारे माध्यमों से ये नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जैसे समुद्र के रास्ता कोई नहीं जानता था कि समुद्र के मार्ग से भी हम दूसरे देश को जाकर घूम सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे देश के बारे में लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी देश है, जैसा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से। एशिया का कुछ भाग को नहीं जानता था, पूरा भाग को नहीं जानता था। आगे देखिए क्या कह रहा है। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।
कालांतर में यूरोप स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप के आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए 13वीं शताब्दी यानी 1200 से लेकर 1300 के बीच के समय को 13वीं शताब्दी कहते हैं। भारत और चीन में यात्रा जितना हुआ है, यूरोपियों के लिए क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया समृद्धि एहसास तो कराया। मतलब भारत चीन में व्यापार हो रहा था, ठीक है, तो यूरोप वाला क्या है, क्या वहाँ पे पहुँचा दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ पे अपना बिजनेस को बढ़ाया, ठीक है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कालांतर में व्यापार स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे उपलब्धियों ने यूरोप के आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। लास्ट में भौगोलिक खोज का मतलब आप समझ लीजिए। पहले भौगोलिक खोज करने का मतलब है नया नया जगह का खोज करना, नया नया भूमि का खोज करना, ठीक है। इससे क्या हुआ, यूरोप को बहुत ही मतलब फायदा हुआ, ठीक है। जिससे क्या हुआ, आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त हुआ यानी खुला। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल समांतर प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। देखिए कह रहा है ना कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास को अगर हम देखेंगे ना, ध्यान से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको यही पता चलेगा ना कि इस काल में इतना ज़्यादा मतलब व्यापार होता था, व्यापार तो होता था लेकिन ज़्यादा गतिशील नहीं था, ठीक है। ना ही धर्म को ज़्यादा मान्यता दिया गया था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अति अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। मतलब पृथ्वी के बारे में क्या था, यूरोप वासियों को ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था और अंधविश्वास को लोग ज़्यादा मानते थे। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी किनारों पर गिरकर अंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। देखिए कह रहा है ना कि ऐसा मतलब अंधविश्वास माना हुआ था लोग, ठीक है, कि पृथ्वी क्या गोल नहीं है, चपटा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का एक अंत आएगा, वहाँ से सबको नीचे गिर जाएगा। इस कारण से लोग समुद्र में जाना भी नहीं चाहता था। आगे कह रहा है समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होता था समुद्री यात्रा करने में, जिसका कोई साधन भी नहीं था। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। मतलब जहाज क्या होता था, उतना ज़्यादा जहाज नहीं बनाया जाता था, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था जहाज के बारे में, ठीक है। तो क्या था, असुरक्षित था, छोटा था, ठीक है, तो हवा पे ही निर्भर रहना पड़ता था। मतलब कंपास का भी प्रयोग नहीं किया जाता था स्टार्टिंग में। देखिए आगे वही बोल रहा है, कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ था, हम बोले थे ना। अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय बना रहता था। यदि यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता दी जाती थी, इस विषम परिस्थितियों में नाविक एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक यानी अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। कहने का मतलब है ना कि अगर कोई सपोर्ट भी कर दिया कि आप जाइए नाव से नया नया दुनिया की खोज कीजिए, उसमें भी व्यापारी को बहुत डर लगता था, क्योंकि अटलांटिक जैसा अंध महासागर मतलब जिसका अंत ही नहीं होता था, ठीक है, ऐसा में कौन जाएगा, दिशा का ना पता होगा ना कुछ होगा, ठीक है, ना नाव का उतना ज़्यादा फैसिलिटी है, उतना बड़ा सुरक्षित नाव है, ठीक है। तो व्यापारी लोग भी मतलब जाना क्या था, नहीं चाहता था, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, भौगोलिक खोजे की पृष्ठभूमि, ठीक है। भौगोलिक खोजे की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कह रहा है। इसमें देखिए कि दोस्तों क्या बोल रहा है, इसी बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने का उद्भव हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम यानी आधुनिक इजराइल में अवस्थित। देखिए और आपसे कोई बोलेगा जेरूसलम कहाँ है, तो आधुनिक इजराइल में है, ठीक है। देखिए 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में यूरोपीय समान मध्य एशिया के नवीन शक्तियाँ अरबों से पराजित हुए, तो समांती गौरव मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय धर्म टूटने लगा।
देखिए क्या हुआ ना, 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पे अधिकार का मुद्दा हुआ है। ठीक है, जेरूसलम पे कौन अधिकार करेगा, यूरोप वाला करेगा या मतलब अरब का देश करेगा। तो इसमें कौन जीत गया? ठीक है, यूरोपीय लोग जीत गया और अरब से पराजित हुआ। मतलब हाँ, यूरोपीय लोग इस पे करना चाहता था, लेकिन किससे हो गया? मध्य एशिया के नवीन शक्ति यानी अरबों से पराजित हो गया, यानी हार गया। सामंती गौरव की मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय धर्म टूटने लगा। यूरोप वालों को लगने लगा कि अब तो हमारे पास उतना पावर ही नहीं रहा है, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान यूरोपियों ने यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इस घटनाओं ने यूरोप में पुनः जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की। देखिए 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम के अधिकार पे जो लड़ाई हो रहा था, जो वर्तमान में इजराइल में है, इसमें अरब और यूरोप के कुछ देशों द्वारा लड़ाई हुआ था, जिसमें अरब देश जीत गया। तो सोचा यूरोप वाला कि हम लोग इतना डेवलपमेंट है, फिर भी अरब जैसा देश से हार गए। ठीक है, जो नया नया शक्ति के रूप में उभरा ही है। ठीक है, तो इसका खराब परिणाम ये निकला कि यूरोप वाला को अपना बहुत कमी महसूस हुआ, लेकिन अच्छा परिणाम यह निकला कि उसको पता था कि हमको क्या करना है आगे। ठीक है, और इससे क्या हुआ, मतलब पुनः जागरण का पृष्ठभूमि तैयार हुआ। आगे देखिए क्या बोल रहा है इसमें। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। ठीक है, मध्य युग में ही क्या हुआ, अरबों ने तथा उसके बाद तुर्कों ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। मतलब एक से ज़्यादा देश पर अधिकार करके अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। ठीक है, देखिए 15वीं शताब्दी यानी 1400 से लेकर 1500 के बीच तक, ठीक है, 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य, ठीक है, व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। अब देखिए मान लीजिए यहाँ यूरोप है, इधर एशिया है। ठीक है, यहाँ से जो बीच में जो रास्ता आएगा ना, वो क्या आएगा, कुस्तुनतुनिया आएगा। अब देखिए क्या होता था, मतलब यूरोप इधर है, एशिया इधर मान लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में व्यापार होना था, बीच का जो रास्ता था कुस्तुनतुनिया था। अब देखिए यहाँ पे अधिकार को जो करेगा उसी का ना होगा। देखिए क्या करा है, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। मतलब देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ व्यापार करता था, बीच में कुस्तुनतुनिया का मार्ग आता था, यहाँ पे तुर्की लोग अपना अधिकार कर लिया था। अब देखिए यूरोप वाला यहाँ से यहाँ जा सकता है, एशिया तक नहीं जा सकता था, इसलिए उसको बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग पर से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि जाने ही नहीं देता था, जाने देता था, लेकिन बहुत ज़्यादा कर मांगता था। कर का मतलब होता है यहाँ पे टैक्स। ठीक है, इतना ज़्यादा टैक्स कि वो लोग देने में बहुत हिचकिचाता था। इतना ज़्यादा टैक्स देंगे तो व्यापार पे हमको, बिजनेस पे हमको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, आइए देखिए कहानी क्या कह रहा है। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेनाओं के विकास को आसान कर दिया। ठीक है, इसी समय बहुत सारा नया नया आविष्कार हुआ। हाँ, और जिससे क्या हुआ, नौसेना का विकास हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा। ठीक है, यूरोप वासियों ने कंपास का प्रयोग किससे सीखा, अरबों से सीखा, अरबों देश वाले लोगों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई। देखिए इटली, स्पेन, पुर्तगाल में पहले से जो चला आ रहा था ना नाव बनाने के तरीका, उसको बदल दिया गया और खांचा पद्धति का यूज हुआ। ठीक है, मतलब उससे अब बेहतर तरीके से नाव बनेगा, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। ठीक है, इसकी क्या फ़ायदा हुआ, जिससे बड़ा और मजबूत जहाज बनने लगा। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। देखिए मध्यकाल में क्या हुआ था, दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। ठीक है, 1453 के बाद। आगे कह रहा है जो समुद्री अभियानों से काफ़ी सहायक था। अब देखिए दूरबीन का आविष्कार होगा तो समुद्र में तो हेल्प करेगा ही ना। कह रहा है अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोग अक्षांश जाने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। देखिए मतलब कंपास का यूज जान गया था लोग अरबों से,
ठीक है, दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जिससे समुद्र का क्या होगा, मैप तैयार होने लगा। ठीक है, वर्ल्ड का मैप तैयार होने लगा धीरे धीरे। अब मैप में बहुत सारा सुधार हुआ। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब यानी अक्षांश जानने का उपकरण, ठीक है, कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसका भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। देखिए कैरावल बहुत याद रखना है। कैरावल क्या था, हल्का और तेज चलने वाला नाव। इसको कौन बनाया, पुर्तगाली। पुर्तगाली जानते हैं ना, यूरोप में आता है पुर्तगाल। ठीक है, एक देश है, वहाँ के लोगों को पुर्तगाली कहते हैं। वही लोग कैरावल को बनाया था, हल्का और तेज चलने वाला नाव। ठीक है, देखिए तत्कालिक नाव का चित्र, मतलब अभी का चित्र देख सकते हैं, नाव कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे देखिए दिशा सूचक यंत्र का चित्र। ठीक है, यानी कंपास, पहले का ज़माने का कंपास कुछ इस तरह का होता था। आगे कह रहा है, इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिका एवं मध्य यूरोप सागर में अपने जहाज उतारे। ठीक है, अब देखिए उसके पास क्या था, कंपास था, दूरबीन था, नक्शा भी तैयार हो चुका था। ठीक है, अब हिम्मत करके क्या किया, साहस करके यूरोप के नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपना जहाज उतारा। इसी क्रम में 1888 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसको कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, तक पहुंच गया। कहने का मतलब है ना कि अब देखिए धीरे धीरे नाव तो उतार दिया था, नया नया जगह जाना भी था। ठीक है, तो 1488 ईस्वी में पुर्तगाल का एक व्यापारी था जिसका नाम क्या था, बार्थोलोमियो डियाज। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट, देखिए अफ्रीका का अगर मैप है ना, हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे जो अफ्रीका है ना, ये इलाका अफ्रीका आता है। ठीक है, इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये इसी को कहते हैं कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, यहीं पे आया था बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, उसी को दक्षिणतम बिंदु है ना, लास्ट वाला पॉइंट, जिसको अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं, उसको उत्तम आशा अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कैप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे पहुंचा था कौन, बार्थोलोमियो डियाज। कब पहुंचा, तो 1488 ईस्वी में। कहाँ का था, पुर्तगाल का व्यापारी था। आगे देखिए क्या कर रहा है, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। ठीक है, आपसे पूछ दे कि अमेरिका का खोज किसने और कब किया था, तो क्या बोलेगा, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक, साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट तक पहुंच गया। ठीक है, जहां स्थानीय शासक जेमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। दोस्तों यहाँ पे हम आपको कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। वास्को डी गामा का यहाँ देखिए फिगर दिखाया गया है, साफ तो नहीं है लेकिन कुछ इसी तरह का फिगर है। ठीक है, कोलंबस का फ़ोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में एक कोलंबस है। ठीक है, हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए भारत का जो मैप था ना, वर्ल्ड मैप, ठीक है, उसमें मतलब होता क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूरोप का एरिया आता है। ठीक है, यहाँ पे एशिया का आता है, यहाँ पे अफ्रीका का आता है। तो यहाँ से समुद्र के माध्यम से, ठीक है, उत्तम आशा अंतरिक्ष यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ से होते 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 यहाँ देखिए भारत जैसा लग रहा है आपको ये वाला एरिया। ठीक है, यही था भारत का एरिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केरल पे पहुँचा, जिसका कालीकट बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह उसको कहते हैं जहाँ पे नाव लगता है, जैसे एरोप्लेन जहाँ लगता है उसको एयरपोर्ट कहते हैं ना, उसी तरह पानी वाला नाव जहाँ लगता है उसको बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड से होते हुए, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप पे यहाँ पे आके भटक जाता है कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, तो यहाँ पे एक उसको भारत का व्यापारी मिलता है जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद बोलता है कि आप कहाँ से आए, मतलब भटक, बोलता है हम भटक गए हैं। तो क्या बोलता है कि चलिए हम आपको भारत लेके चलते हैं। ठीक है, ये कहानी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत का कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, जहाँ का राजा, स्थानीय राजा जेमोरिन होता है। कालीकट अभी के केरल को कहते हैं। ठीक है,
आगे देखिए कहानी में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए केरल का कालीकट है ना, मालाबार तट तक पहुँच गया, जहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ज्ञात वह है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का मार्ग मिला। हम बताए थे ना, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, भटक गया था, इधर से तो आया था, यहाँ पे भटक गया था। अब्दुल मजीद उसको मिला, बोला कि चलिए हम आपको भारत लेके चलते हैं। ऐसे भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वही लेके आया था और उसी के वजह से क्या हुआ, भारत का समुद्री मार्ग खोजा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले भारत का खोज किसने किया तो बोलिएगा वास्को डी गामा। ऐसा नहीं है कि भारत नहीं था, भारत का खोज किसने किया इसका मतलब ऐसा नहीं कि पहले भारत नहीं था, पहले भारत था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत सारे लोग टैक्स ले लेते थे। पहले कुस्तुनतुनिया आता था बीच में, ठीक है, कुस्तुनतुनिया पे किसका अधिकार हो गया था, तुर्की का हो गया था, तो तुर्की लोग बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था। ठीक है, तो वहाँ से नहीं सोचा कि हमको समुद्र के रास्ते से व्यापार करना चाहिए, तो वहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पे आके भटका, तो यहाँ पे अब्दुल मजीद उसका हेल्प किया भारत आने में। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ, भारत और यूरोप के साथ व्यापार स्थापित हुआ। आइए देखिए कहानी में क्या बोल रहा है। इससे यूरोपियों ने के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत में लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पे यूरोप के बाज़ारों में बेचा गया। अब देखिए क्या कहा गया, देखिए जब भारत में आया ना वास्को डी गामा, तो यहाँ का राजा जमोरिन था, बहुत सारा गिफ्ट दिया, बहुत सारा सामान दिया। ठीक है, वहाँ से बहुत सारा सामान वास्को डी गामा लेके आया और उसको 26 गुना मुनाफा पे बेचा। यानी अगर 1 रुपया का लाएगा ना तो 26 रुपया का बेचेगा, अगर 2 रुपया का लाएगा ना तो उसको 52 रुपया में बेचेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से उसको मुनाफा होने लगा वास्को डी गामा को। आगे देखिए, अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियों ने एक नई उपलब्धि थी, जिससे 1992 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। देखिए अमेरिका का खोज हुआ था, अमेरिका मतलब समुद्र से बहुत दूर एरिया में है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जुड़ा हुआ जैसे अफ्रीका कर रहे हैं, जैसे यूरोप और एशिया जुड़ा हुआ है, उस तरह से जुड़ा हुआ नहीं था। मतलब कोई स्थल मार्ग ही नहीं था एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाने में। मतलब यहाँ पे है तो बीच में क्या है, समुद्र है, ऐसे कोई आने जाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मतलब यूरोप वासियों के लिए क्या था, एक नया उपलब्धि था। कब हुआ इसका खोज, अमेरिका का 1492 में। अमेरिका को ही नई दुनिया कहते हैं, जिसका खोज कोलंबस ने किया था। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। देखिए कोलंबस इतना पागल इंसान था कि मतलब उसको लगा ना कि वो भारत का खोज किया, लेकिन ऐसा नहीं था, भारत का खोज नहीं किया था। वो खोज किसका किया था, वो खोज किया था अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का खोज किया और वहाँ के लोगों को क्या कह दिया, रेड इंडियन, क्योंकि उसको तो लगा कि भारत है, भारत का ही कुछ हिस्सा है, लेकिन भारत का वो हिस्सा नहीं था। ठीक है, वो अमेरिका था। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया के विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। देखो बाद में क्या हुआ ना, स्पेन का एक और नाविक आया अमेरिका में और उसको विस्तार से खोजा। ठीक है, इतना विस्तार से खोजा और उसके बारे में जाना समझा और उसको क्या कहा कि तो नया महाद्वीप है। ठीक है, और इसका नाम क्या धर दिया, और अपने नाम पे इसका नाम धर दिया। देखिए इसका नाम क्या था, स्पेन का नाविक का अमेरिगो वेस्पुची, और अपने नाम पे ही धर दिया। ठीक है, इसका नाम अमेरिका पड़ा, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज़ से लगाया। और आपसे बोल दे कि बताइए पहला ऐसा कौन व्यक्ति था जो जहाज़ से पूरा दुनिया का चक्कर लगाया, तो कौन, मैगलन। कब लगाया था, 1519 ईस्वी में। और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वहीं से क्या हुआ, पता चला कि समुद्र क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। देखिए कैप्टन कुक जो था क्या किया, मतलब धीरे धीरे सब कोई खोज कर रहा था, कैप्टन कुक भी आगे चल के ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। इसमें देखिए आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, ये जो एरिया है ना यही है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। देखिए कैप्टन कुक क्या क्या ऑस्ट्रेलिया का खोज किया, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया।
सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। ठीक है, अब देखिए सब कोई सोच रहा था, ये दोनों दोस्त भी सोचा, एक सर जॉन सेबास्टियन कैबोट, दोनों क्या सोचा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, तो न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्या करा। भौगोलिक खोजों से को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। देखिए ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग मतलब वहाँ के राजा महाराजा या रानी खराब थे। ठीक है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी किए समुद्री यात्रा में, नया नया खोज करने में। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, बहुत सपोर्ट किए थे नया नया दुनिया के खोज करने में, तथा स्पेन की महारानी इसाबेला, मतलब इन दोनों का नाम बहुत प्रमुख है। इसी प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी, और इसी तरह 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यानी मतलब 1650 से पहले तक 1500 से लेकर 1550 तक 1550 तक, ठीक है, यानी पूर्वार्ध यानी 1550 के पहले तक, 1500 से लेकर 1550 के पहले तक पूरा दुनिया का खोज हो चुका था। ठीक है, यूरोपवासी इसके पूरा दुनिया के बारे में जान चुके थे, कहाँ पे कौन देश है। और यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखा हुआ है नई दुनिया। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। नई दुनिया किसको कहते हैं? अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। ठीक है, नई दुनिया को कहा यूरोपियों द्वारा, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। क्यों नई दुनिया कहा गया? क्योंकि कोलंबस जब नहीं खोजा था, इससे पहले पूरा दुनिया को नहीं पता था कि वहाँ पे कोई देश है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। भौगोलिक खोजों के परिणाम, अब देख सकते हैं यहाँ पे है बहुत सारा परिणाम निकला भौगोलिक खोज का। पहला क्या है? व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, उपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास, वाणिज्यवाद का विकास, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, दास व्यापार का विकास, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, इतना सारा क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। ठीक है, बारीकी से इसको हम समझते चलते हैं। भौगोलिक खोज का परिणाम क्या निकला? ठीक है, यहाँ पे है ना, भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। देखिए भौगोलिक खोज का परिणाम क्या हुआ, मतलब बहुत दूरगामी और बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा? इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ा, बहुत सारा खराब प्रभाव भी पड़ा। ठीक है, इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार को एक बृहद भूखंड से परिचित करवाया और विश्व के देश एक दूसरे से संपर्क में आए। मतलब ये जो हुआ था ना भौगोलिक खोज, नए नए दुनिया का खोज, ठीक है, इससे क्या हुआ? लोगों को पता चला कि हमारे अलावा भी बहुत सारे इलाकों में लोग रहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से कनेक्शन में है। एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से बिगल थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। ठीक है, इससे पहले देखिए एशिया और यूरोप में जो अलग अलग सभ्यता था, क्या हुआ? धीरे धीरे एक हुआ, संपर्क में आने लगा। नए देशों की खोज के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने का प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यताओं, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने में भी प्रयास किया। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ वहाँ पे उपनिवेश हासिल किया। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को गुलाम बनाता है। जो कमज़ोर देश होता है, जैसे इंग्लैंड आया था भारत में, तब भारत को गुलाम बनाया था, भारत क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका परिणाम सिर्फ यही निकला है ना कि वहाँ के लोग हम लोग को गुलाम बनाए। इससे क्या हुआ? बहुत सारा चीज़ आया भारत में। ठीक है, नया नया देश आया ना, बहुत सारा लोग दूसरा देश को गुलाम बनाया, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? नया नया सभ्यता, संस्कृति आया, नया धर्म आया, साहित्य आया, मतलब इस सब का भी बहुत प्रचार हुआ। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेश के रूप में उभर कर सामने आया। निगेटिव परिणाम क्या निकला? निगेटिव इफेक्ट कि मतलब उपनिवेशवाद के रूप में उभरा। ठीक है, मतलब एक दूसरे को सब गुलाम बनाने के पीछे पड़े हुए थे। अपनी विकसित एवं भौगोलिक आवश्यकताओं के निर्मित उन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों का उपनिवेश थे। ठीक है, मतलब देखिए जो देश विकसित था ना, उन देशों का क्या किया? शोषण किया, जो यूरोपीय देश के उपनिवेश थे। मतलब जो गुलाम देश था उसको क्या किया? शोषण किया, बहुत सारा लोगों को कष्ट दिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का गलत तरीके से यूज किया। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, भौगोलिक खोज को आप निम्न तरीका से समझ सकते हैं क्या क्या परिणाम निकला, जैसा हम इसमें भी बता चुके हैं।
ठीक है। पहला क्या है, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। देखिए नया नया खोज हुआ, नया नया व्यापारिक संपर्क हुआ, तो क्या हुआ, यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। अब देखिए इतना मतलब उपनिवेश पे आर्थिक शोषण करेगा, यानी पैसा का तंगी करेगा, तो क्या होगा, यूरोप वाला तो समृद्ध होगा ही, क्योंकि यही लोग ना कर रहा है, यहाँ का सारा पैसा खुद ले रहा है। ठीक है, इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया। यूरोप का व्यापार जो था क्या है, एक एक्स्ट्रा लेवल पे ही पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय रूप से विकसित होकर कर वैश्विक रूप लेने लगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, व्यापार जो था ना अपना एक छोटा इलाका में था, तो क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस होने लगा। आगे कह रहा है, नए देशों की खोज से पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। देखिए अगर नया नया देश का खोज नहीं हुआ था ना, तो कहाँ तक था व्यापार, सिर्फ भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही था। परंतु अब तक इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया। लेकिन अब क्या हुआ, जब खोज हो चुका था तब अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागर तक फैल गया इसका व्यापार। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, अंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गए। देखिए ये जो तीनों इलाका है, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, अंटवर्प, ठीक है, आदि जो शहर है क्या, व्यापार का मेन सेंटर बन गया था। और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार होता जा रहा था। ठीक है, मतलब पूरा दुनिया में यूरोपीय व्यापार पर क्या है, इटली का एकाधिकार हो गया। मतलब इस सारा इलाका पे इटली अकेले ही अधिकार करेगा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारा देश आगे आया अधिकार करने के लिए, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने नमगन हो गए कि उन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया। मतलब स्पेन और पुर्तगाल इतना मतलब विलीन हो गया है ना सबको गुलाम बनाने में, इतना अपना व्यापार में, कि क्या हुआ, अपना ही राज्य खो दिया लास्ट में। आगे देखिए, यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। देखिए कहने का मतलब है ना कि यूरोप देश द्वारा जितना भी देश को खोजा गया था, विशेषकर कौन, अमेरिका, इतना सोना चांदी मतलब लाया, इतना लाया यूरोप वाला, कि क्या हुआ, उसका अर्थव्यवस्था ही बदल गया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। सोच सकते हैं 80 साल तक क्या था, यूरोप का जो इकोनॉमी था चांदी पर निर्भर था। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप के व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। क्या हुआ, मतलब अलग अलग तरह का क्लास मतलब बनने लगा। ठीक है, इसके फलस्वरूप समाज में समांती वर्ग के बदले व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। लोग नया नया बिजनेस करने लगा, तो क्या हुआ, समांती वर्ग से ज़्यादा व्यापारी वर्ग का इफेक्ट पड़ने लगा, प्रभाव पड़ने लगा। देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या प्रभाव पड़ा, भौगोलिक खोज का क्या परिणाम निकला, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उतना दूर से बोल रहे हैं इस कारण से हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या करा, भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। ठीक है, भौगोलिक खोज से क्या हुआ, उपनिवेश का स्थापना तो हो ही रहा था, साम्राज्यवाद भी हो रहा था। मतलब उपनिवेशवाद करेगा तो अपना अपना राज्य क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो साम्राज्यवाद का भी विकास जारी रहा। और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा चलती रही थी। मतलब जितना भी यूरोप वाला कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा गुलाम देश बनाता है, कौन कितना ज़्यादा उपनिवेश बनाता है। इसके फलस्वरूप, ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में परिवर्तन आए। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या है, व्यापार का माध्यम में और स्वरूप आया, मतलब अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ रहा व्यापार में।
आगे कह रहा है व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ कर दिया। ठीक है, अब देखिए कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करता था, अब क्या कर रहा था, जो भी बिजनेस होगा सब कंपनी करेगा। अब किसी आदमी द्वारा व्यापार बहुत कम होता था, नहीं होता था, अब कंपनी ही करता था। और इसी उद्देश्य से विशेष अधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील थी। अब इसी के लिए क्या था, अपना विशेष अधिकार चाहता था। ठीक है, बहुत सारा सुविधा चाहता था, बहुत सारा कंपनी। आगे कह रहा है इसमें इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देश में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। ठीक है, अब ऐसा कंपनी कहाँ कहाँ स्थापित हुआ, इंग्लैंड में हुआ, हॉलैंड में हुआ, स्वीडन में हुआ, डेनमार्क में हुआ, फ्रांस में हुआ और भी बहुत सारा देश में हुआ। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य के द्वारा। कुछ क्या था, व्यापारी के द्वारा कंपनी बनाया गया था, कुछ राज्य के द्वारा बनाया गया था, यानी कुछ देशों के द्वारा बनाया गया था। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, अमेरिका को भी गुलाम बनाया गया, अफ्रीका को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी। इसको बहुत सारा द्वीप समूहों में क्या है, उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। मतलब बहुत सारा विदेश से लोग दूसरे देश में जाके रहने लगे, वहाँ के देश के लोगों को गुलाम बनाने लगे। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणीय रहे। देखिए स्टार्टिंग में कौन रहा, पुर्तगाल और स्पेन बहुत आगे रहा, परंतु 16वीं सदी के अंत तक तथा 17वीं सदी के आरंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। लेकिन क्या हुआ, 16वीं सदी यानी 1500 से लेकर 1600 के अंत तक, ठीक है, यानी 1600 तक आते आते तथा 17वीं शताब्दी यानी 1601 1602 तक, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड तक क्या हुआ, फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी समझते चलते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, पुर्तगाली का आगमन। पुर्तगाली लोग कब आया भारत में, 1498 में हम बताए थे। इसी में वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। अगर बोले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1600 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर परफेक्ट डेट बोले कि परफेक्ट डेट कब है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। डच का कब हुआ था, डच कंपनी का 1602 में। फ्रांसीसी का कब हुआ था, 1664 में। डेनिश का कब हुआ था, 1616 में। स्वीडिश का कब हुआ था, 1731 में। देखिए तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, इसको भी समझते चलते हैं। वाणिज्यवाद का विकास, वाणिज्यवाद क्या होता है सबको समझते चलते हैं। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवादी का जन्म हुआ। आधुनिक पूंजीवादी मतलब पैसे वाले लोगों का जन्म हुआ, ठीक है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी, ठीक है। आगे करा, सोना की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी के लूट के साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारणों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणीय था। देखिए वाणिज्यवाद में क्या क्या प्रभाव पड़ा, यानी पैसा के लेवल पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए पूरा वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ, पूंजीवाद का जन्म हुआ। इसमें बुलियन का बहुत मांग बढ़ गया, ठीक है। सोना चांदी का बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे लूट होने लगा। मतलब सब देश चाहता था जो देश जिसके पास जितना ज़्यादा सोना चांदी हुआ वो उतना ज़्यादा अमीर होगा, ऐसा सोचने लगा था, ठीक है। और इसमें सबसे आगे कौन था प्राप्ति में, स्पेन, ठीक है, स्पेन सबसे आगे था। आगे देखिए क्या कह रहा है, चौथा प्रभाव क्या पड़ा, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों में सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। देखिए पहले भी हम बता चुके हैं कि भौगोलिक खोज हुआ तो क्या हुआ, देश में बहुत सारा इफेक्ट पड़ा, जिसका एक इफेक्ट ये भी पड़ा कि क्या हुआ, सभ्यता, संस्कृति, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बहुत सारे लोग प्रचार किए, ठीक है। ईसाई धर्म का भी प्रचार हुआ। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने उनमें प्राण डाल दिए। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो अरब और यूरोप का बहुत सारे देश में जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, अपने धर्म को लेकर या इजराइल पे अधिकार को लेकर, ठीक है, तो उसमें क्या था, ईसाई धर्म का हार हुआ था, अरब का जीत हुआ था, यूरोप का लोग हार गया था,
ठीक है। लेकिन भौगोलिक खोज हुआ तो उसको एक बार फिर से मौका मिला कि अपने धर्म का, ईसाई धर्म का क्या कर सके, प्रचार प्रसार कर सके। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका की दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थल पर भी जाकर क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचारकों ने अपना प्रचार किया ईसाई धर्म का। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतर एवं संस्कृति अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। कहने का यह अर्थ है ना, इसका एक निगेटिव इफेक्ट भी पड़ा कि मतलब किसी को लालच दे के कह रहा है कि ईसाई धर्म आप अपना लो, किसी को ज़बरदस्ती बोल रहा है कि आप ईसाई धर्म अपना लो, ये सब गलत था, इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रभाव से चर्च ने संप्रभुता कम कर दिया। भौगोलिक खोजों के कारण में हुई ज्ञान में वृद्धि, तत्कालिक धर्म के विषय में कई प्रश्न खड़े उठ हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पे कसा जाने लगा, जिसने धर्म को सुधार एवं पृष्ठभूमि का निर्माण किया। देखो धर्म पे भी बहुत सारा उंगली उठा, क्योंकि लोग पढ़ लिख रहा था, बहुत सारा लोगों का माइंड खुल चुका था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि धर्म पे आवाज़ नहीं उठाता, ईसाई धर्म पे भी आवाज़ उठाता, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम भी हुआ लोगों को। देखिए पश्चिमा कारण क्या है, ठीक है, पश्चिमा इफेक्ट क्या पड़ा भौगोलिक खोज का परिणाम का। दास व्यापार का विकास, दास का मतलब गुलाम होता है, गुलाम व्यापार का विकास हुआ, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। मतलब इतना ज़्यादा भौगोलिक खोज हुआ कि क्या हुआ, मानव श्रम यानी मानव की मेहनत को दास व्यापार किया गया, मतलब लोगों से गुलामी करवाया गया, ठीक है। इस पर विशेष जोर पड़ा। नए अन्वेषित क्षेत्रों, आगे देखिए अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पे है अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाना शुरू हुआ। देखिए मतलब इसका एक और भी निगेटिव प्रभाव पड़ा ना कि अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो वहाँ के रहने वाले थे उसको यूरोप के बाज़ार में बेचा गया गुलाम के रूप में, ठीक है। कह रहा है इसमें आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पे था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत तक इसने बाकायदा व्यापार के रूप में धारण कर लिया। मतलब पहले तो क्या था कि मतलब व्यक्तिगत यानी एक आदमी दूसरा आदमी को देता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक यानी 1600 ईस्वी आते आते तक क्या हुआ था, मतलब ये सब नॉर्मल चीज़ हो गया था। इन गुलामों में जंगलों को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों का ईंधन भरने, झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे। जो गुलाम लाया जाता था उसको किस लिए लाया जाता था, या तो इन गुलाम से जंगल कटवाया जाएगा, ठीक है, नहीं तो खेती करवाया जाएगा, नहीं तो सड़क बनवाया जाएगा, नहीं तो जहाज़ में क्या कहा जाएगा, ईंधन झोंकने यानी ईंधन डालने का काम किया जाएगा, फ्यूल भरने का काम किया जाएगा। मतलब जितना भी हार्ड काम होता था इन लोगों से करवाया जाता था तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। मतलब इस पर मतलब कोई रहम दया नहीं होता था जो गुलाम व्यापार था, ठीक है, दास व्यापारी था, ठीक है। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमज़ोर लोगों का शोषण किया। इसका खराब प्रभाव ये भी पड़ा कि क्या हुआ, जितना भी चालाक लोग था, जितना भी समझदार लोग था, समझदार क्या कहें, जितना भी पढ़ा लिखा लोग था, विकसित लोग था, वो लोग क्या किया, अविकसित तथा भोला भाला कमज़ोर लोगों का शोषण किया। देखिए छठा प्रभाव क्या पड़ा भौगोलिक खोज का, ठीक है, भ्रांतियों का अंत तथा भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। मतलब बहुत सारा भ्रांति था ना कि पृथ्वी गोल नहीं है, चपटा है, ये सब का क्या अंत हुआ, ठीक है, और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुआ। बहुत सारा लोगों को लगता है कि समुद्र में क्या होता है, सूरज डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है, ये सब का क्या हुआ, अंत हुआ। आगे देखिए क्या कह रहा है, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। भौगोलिक खोज हुआ तो क्या हुआ, जितना भी भौगोलिक ज्ञान था इसको बढ़ाया तथा भ्रांति जितना भी था ये सबको, इससे चर्च द्वारा प्रशासित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। यह नए गोलार्ध के आविष्कार के यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पे खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के के सामने भी है से स्पष्ट होता है। कहने का मतलब है ना कि देखिए नया नया जो भ्रांति था, मतलब भ्रांति था जो लोगों का मन में था, ठीक है, कि पृथ्वी गोल नहीं है,
ठीक है। इस भ्रांति को तोड़ दिया। इसको आप स्पेन का सिक्का में देख सकते हैं जिसमें पृथ्वी का चित्र बना हुआ है, ठीक है। सामने और भी है, मतलब सामने और भी है, मतलब बहुत सारा इससे स्पष्ट होता है, ठीक है। बहुत सारा के लोगों को लगता था कि समुद्र में सूरज डूब जाता है या फिर नाव से जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी चपटा है, नाव गिर जाएगा, ठीक है, बिल्ली रास्ता काट देगा तो मेरा दिन खराब जाएगा। जितना भ्रांति था सब ये सब क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है। और लोग क्या किया, ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़ने लगा, ठीक है। आगे देखिए क्या करा, बढ़ते हुए समुद्री गतिविधियों ने समुद्री की यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों तथा यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने के अवसर प्रदान किया। कहने का मतलब है ना, धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्र की यात्रा में उपकरण जैसे मशीन का यूज हुआ, बहुत सारा चीज़ों का यूज हुआ, जैसे नक्शा, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि का मतलब लोग आसानी से यूज कर रहा था। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ, एक नया कैटेगरी का साइंटिस्ट का जन्म हुआ, ठीक है, जो क्या है, सिर्फ यही सब काम करेगा, समुद्र का बारे में ज्ञान रखेगा। कालांतर में इस वर्ग ने पुनः जागरण को महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, देखिए। और यही लोग जो था क्या किया था, पुनः जागरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, 7वां परिणाम है अन्य परिणाम, ठीक है। और क्या क्या परिणाम निकला कुछ कुछ देख लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर आज का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपका क्लास 9 का चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। आप पूरी तरह से इसको समझ लेंगे। क्वेश्चन आंसर कहीं से भी कोई पूछेगा आप बता दीजिएगा, इसमें आप हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, अन्य परिणाम क्या हुआ, 7वां नंबर है, मतलब भौगोलिक खोज का अन्य परिणाम क्या हुआ। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार की नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ, जैसे यूरोप का कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। देखिए यूरोप में ये सब चीज़ नहीं होता था, लेकिन भारत से सब सारा चीज़ लेके जाने लगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, बहुत सारा परिवर्तन हुआ भौगोलिक खोज से। फसल जो नहीं उगता था उसका भी लोग यूज करना सीख रहा था, ठीक है। आगे देखिए, तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू भारत जैसे देशों में आगमन हुआ, ठीक है। भारत में देखिए चाय, कॉफ़ी, ये सब, तंबाकू, आलू मतलब भारत में यूज नहीं होता था, ठीक है, लेकिन यूरोप के देशों द्वारा क्या हुआ, भारत में भी आया, ठीक है। भारत के लोग इसका मतलब समझा, इसका यूज जाना, ठीक है। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में गए, ठीक है। भारत का जो आम, गन्ना ये सब जो है क्या हुआ, दूसरा क्षेत्र में गया, बहुत सारा लोग इसके बारे में जाना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने रखी। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा टोटल जो चैप्टर पढ़े इसका कंक्लूजन क्या निकला, भौगोलिक खोज जो है क्या किया, एक नया रूपरेखा, एक नया तरह का सोच हम लोग के सामने रखा, ठीक है। विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों की मान्यता मिली, ठीक है। क्या हुआ, हम लोग का सोच बदला, विचार बदला, ठीक है। और हम लोग किस तरह से सोचने लगे, साइंटिफिक तरीक़ा से सोचने लगे और इसी को मान्यता मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे, जो धर्म के प्रति बहुत सारा अंधविश्वास था, ठीक है, ये टूटने लगा। दूसरी तरफ से नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों की खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। दूसरा तरह से क्या हुआ, नया नया चीज़ आया सामने, जैसे क्या कह सकते हैं, पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इससे पहले ये सब नहीं था, लेकिन भौगोलिक खोज हुआ तब पूंजीवाद आया, वाणिज्य आया और साम्राज्यवाद आया, जिसके बारे में हम चैप्टर में पहले ही बता चुके हैं। इसने दुनिया का यूरोपीकरण कर दिया, मतलब इसने क्या किया, दुनिया का यूरोपीकरण, मतलब यूरोप के साथ पूरा दुनिया को जोड़ दिया। इसको शॉर्ट में अगर समझे, अगर कोई बोले हमको पॉइंट समझाने के लिए, तो क्या बोल सकते हैं, अन्य परिणाम में पहला क्या निकला, यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव। इससे पहले क्या है, यूरोप में नया नया नगर नहीं था, लेकिन भौगोलिक खोज हुआ था, क्या हुआ, यूरोप में और ख़ास तौर पे नए नगरों का निर्माण हुआ। भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि बढ़ा, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ, जो हम बता चुके हैं। नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुआ। दोस्तों इसी के साथ आपका आज का चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जितना भी हम पढ़ाए होंगे सब समझ में आया होगा। देखिए ये सब को याद रखिएगा, जो जो मेन पॉइंट है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा वीडियो देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इससे यूट्यूब क्या करेगा कि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंचाएगा जिनको इसका ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें फ्रेंड के साथ। ओके बाय।